स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अल्पाधिकार के बारे में पढ़ा था। हमने ये जानने का प्रयास किया कि अल्पाधिकार बाजार यानी ओलिगोपोली का मार्केट कितनी तरह से विभाजित हो सकता है या कितने प्रकार का हो सकता है। साथ ही साथ हमने उसकी मान्यताओं पर चर्चा की। एक बार संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने ये पढ़ा कि अल्पाधिकार बाजार यानी ओलिगोपोली मार्केट कैसा मार्केट होता है, इम्परफेक्ट मार्केट होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अल्पाधिकार बाजार कितने प्रकार का हो सकता है। उसमें हमने दो तरह से उसको पढ़ने का प्रयास किया। एक तो हमने पढ़ा वस्तु की प्रकृति के आधार पर। उसमें हमने दो तरह के टाइप्स देखे। एक था प्योर ओलिगोपोली यानी शुद्ध अल्पाधिकार, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका इम्परफेक्ट ओलिगोपोली यानी अपूर्ण अल्पाधिकार। मित्रों, जब आप प्रतियोगिता की चर्चा करते हैं तो वस्तु की प्रकृति पर ध्यान न देकर आप समझौतों पर ध्यान देते हैं। तो हमने जैसा कहा कि अल्पाधिकार में क्या होता है, कुछ ही फर्में होती हैं जिनके बीच में प्रतियोगिता होती है। हमने ये माना कि 2 से 10 के बीच में फर्में होंगी। अब जब 2 से 10 के बीच में फर्में होंगी तो किस तरह से समझौते उनको प्रभावित करते हैं। हमने आपसे ये बात की कि अल्पाधिकार बाजार में, जो अल्पाधिकार का बाजार है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है समझौते दो तरह से होंगे। एक समझौता होगा कि नहीं होगा। अगर समझौता होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कपट संधाई अल्पाधिकार यानी कलुषिव ओलिगोपोली। दूसरा क्या होगा? अगर समझौते नहीं होते हैं, समझौते अगर नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? गैर कपट संधाई अल्पाधिकार या नॉन कलुषिव ओलिगोपोली। मित्रों, इसके बाद हमने इस बात पर चर्चा की कि जो आपका कलुषिव ओलिगोपोली होता है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार होता है, वो दो तरह से हो सकता है। एक तो कैसे हो सकता है कि फर्मों के बीच में सामंजस्य बन जाए और वो एक फर्म को कीमत नेतृत्वकर्ता मान ले, प्राइस लीडरशिप वाली फर्म मान ले। तो उसमें हमने दो टाइप पढ़े। नॉन कलुषिव ओलिगोपोली में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से फर्मों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। उसमें हमने कहा था कि हम जब बाद में मॉडल को पढ़ेंगे तो उसमें हम हाल और हिच के पूर्ण लागत मॉडल को पढ़ेंगे, साथ ही साथ विकुंचित मांगों करके पाल्सविजी मॉडल को पढ़ेंगे। मित्रों, आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि हम अल्पाधिकार के कपटपूर्ण संधाई अल्पाधिकार के हम कीमत नेतृत्व मॉडल पर चर्चा करेंगे कि कैसे कपटपूर्ण अल्पाधिकार के कीमत नेतृत्व मॉडल में वस्तु की उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कपटपूर्ण संधाई अल्पाधिकार होता है यानी कलुषिव ओलिगोपोली होती है, वो दो तरह से हो सकती है। एक को हम कहते हैं कि एक प्राइस लीडरशिप मॉडल है जिसमें हम एक फर्म को कीमत नेतृत्वकर्ता मान लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कार्टेल होता है। कार्टेल में हमने कहा था आपसे कि अलिखित मौखिक समझौता हो जाता है फर्मों के बीच में। तो हमने इसमें पढ़ा था कि कीमत नेतृत्व मॉडल कितनी तरह से हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कीमत का नेतृत्व दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा दो तरीका था? हमने पहला तरीका देखा था कि कम लागत वाली फर्म कीमत नेतृत्व करे, यानी जिसकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है, जिस भी फर्म की कॉस्ट सबसे कम आ रही है, वो फर्म कीमत का नेतृत्व करे। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि प्रधान फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व हो। मित्रों, जब हम अल्पाधिकार के मॉडल को पढ़ रहे हों तो हम उस मॉडल को देखेंगे कि किस तरह से उत्पादन की मात्रा और कीमत का निर्धारण कलुषिव ओलिगोपोली यानी कपटपूर्ण अल्पाधिकार के कीमत नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत कम लागत वाली फर्मों के अंतर्गत किस तरह से कोई भी फर्म उत्पादन की मात्रा या फिर कीमत का निर्धारण करती है। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक आपका क्या है? अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको आज कोई भी बात समझने में तकलीफ हो रही हो तो आप पिछले वीडियो को यानी कल के वीडियो को जरूर देखें। चलिए
ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हम किसके मॉडल को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कपट संधाई, कपट संधाई अल्पाधिकार, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? कलुशिव ओलिगोपोली, कलुशिव ओलिगोपोली। और इस कलुशिव ओलिगोपोली के कौन से मॉडल को पढ़ रहे हैं? हम कौन से मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कि कीमत नेतृत्व मॉडल को, प्राइस लीडरशिप मॉडल को, कीमत नेतृत्व मॉडल को। और हमने आपसे क्या कहा कि कीमत नेतृत्व भी दो तरह से होगा। कौन कौन सा दो तरीका हमने आपको बताया है? हमने बताया है एक होगा कि कम लागत वाली फर्म, यानी कम लागत वाली फर्म जो भी कीमत निर्धारित कर रही हो उसके आधार पर, यानी कम लागत वाली फर्म के आधार पर। और दूसरा हमने क्या बताया था आपको? प्रधान फर्म के आधार पर। प्रधान फर्म को हमने क्या कहा था? जिसका बाजार मांग में सर्वाधिक हिस्सा हो और इसे पता होती है कि बाजार में कितनी मांग है। ठीक है, हम किसको पढ़ेंगे आज? हम इसको पढ़ेंगे कम लागत वाली फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, जिसके अंतर्गत फर्में अपनी उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण करेंगी। आइए हम इसको देखते हैं, कम लागत वाली फर्म के कीमत निर्धारण को देखते हैं। मित्रों, हमने आपसे कहा कि हम कम लागत वाली फर्म के अंतर्गत देखेंगे कि अल्पाधिकार में कैसे कीमत का निर्धारण होगा और उत्पादन मात्रा का निर्धारण होगा। ठीक है, कम लागत वाली फर्म के कीमत निर्धारण के पीछे का जो कह लीजिए कि एक मान्यता है, वो ये मान्यता है कि जो भी फर्में उत्पादन कार्य कर रही हैं, मान लीजिए दो फर्में ए और बी उत्पादन कार्य कर रही हैं। ठीक है, ए फर्म क्या कर रही है? ए फर्म को आप मान के चलिए कि उनकी जो लागत है, उत्पादन की जो लागत है वो कम है। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। बी की तुलना में उनकी मान लीजिए उत्पादन लागत कम है। तो ऐसे में किस तरह से अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमतों का और उत्पादन मात्रा का निर्धारण होगा? आइए हम उसको देखेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे कि कम लागत वाली फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व पर अल्पाधिकार में फर्मों का संतुलन, या कह लीजिए कीमत और उत्पादन का निर्धारण। आइए देखते हैं उसको। चलिए देखिए, हमने आपसे कहा कि हेडिंग आप डाल लेंगे यहाँ पे कि कम लागत वाली फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व की स्थिति में, यानी प्राइस लीडरशिप की स्थिति में, कीमत नेतृत्व की स्थिति में फर्मों के उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण। चलिए, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि एक फर्म है जिसकी लागत कम है। अच्छा, कोई भी फर्म है, अल्पाधिकार में आपको पता है कि कुछ में प्रतियोगिता होती है, परस्पर निर्भरता होती है। आपको मान्यताएं कल पढ़ाई गई कि उनमें परस्पर निर्भरता होगी, सामूहिक व्यवहार प्रकट करेंगे वो। साथ ही साथ आपने और उसमें क्या पढ़ा था मान्यताएं? आपने कहा मांग वक्र की अनिश्चितता होगी। आपने मोटे मोटे 4 मान्यताएं पढ़ी थी, और उन मान्यताओं के आधार पर हम आज कम लागत वाली फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व की स्थिति में जो फर्मों के द्वारा कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण होता है, उसको हम समझने के लिए यहाँ पे हैं। हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी फर्म की लागत कम आ रही है, भाई लागत कम आएगी तो उसकी कीमतें क्या होंगी? वो अपनी कीमतों को कम रखेगा, निश्चित रूप से कम रखेगा। और जब वो अपनी कीमतों को कम रखेगा तो कीमत कम रख के क्या करेगा? वो उत्पादन की अधिक मात्रा बेचेगा, उत्पादन की अधिक मात्रा बेचेगा। हमने कहा कि साथ में कुछ और फर्में भी हैं, उनकी लागत क्या है? इसकी तुलना में, इस वाली फर्म की तुलना में अधिक आ रही है। भाई अगर उसकी लागत अधिक आएगी तो वस्तु को क्या करेगा? अधिक मूल्य पर बेचेगा। जो अधिक लागत वाली, तुलनात्मक रूप से अधिक लागत वाली जो फर्म है, वो क्या करेगी? कीमत को अधिक रखेगी। तो ऐसे में जो इस फर्म के
उपभोक्ता होंगे वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? कम लागत वाली फर्म की तरफ। भाई कम लागत वाली फर्म, चूंकि लागत कम आ रही है, कीमतों को वो कम रखेगी, उत्पादन की अधिक मात्रा बेचेगी। अगर ऐसे में कोई फर्म जिसकी लागत अधिक आ रही है वो कीमतों को अधिक रखेगी, ऐसे में चूंकि वस्तुएं कैसी हैं? समरूप या फिर निकट स्थानापन्न हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अधिक लागत वाली फर्म से कम लागत वाली फर्म की ओर उपभोक्ता जाएंगे। और जब ऐसा होगा कि कम लागत वाली फर्म की तरफ उपभोक्ता आकर्षित होंगे, तो ऐसे में अधिक लागत वाली फर्म के सामने संकट की स्थिति आ जाएगी। मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो अधिक लागत वाली फर्में होंगी वो कम लागत वाली फर्म को क्या मान लेंगी? कीमत नेतृत्वकर्ता मान लेंगी। और जो कम लागत वाली फर्म द्वारा कीमत निर्धारित हो रही है P0, उसको मान लेंगी कि यही उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है। और इस तरह से अधिक लागत वाली जो भी फर्में हैं वो कम लागत वाली फर्मों को कीमत नेतृत्वकर्ता मानते हुए उत्पादन की मात्रा कहाँ से निर्धारित होगी? बाजार से निर्धारित होगी कि कौन कितनी मात्रा को बेचेगा। लेकिन कीमत किससे निर्धारित होगी? कीमत निर्धारित होगी कम लागत वाली जो फर्म है। इसको आप अगर डायग्राम के रूप में समझना चाहें कि डायग्रामेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी बात है कि दो फर्में हैं या दो से अधिक फर्में हैं। एक फर्म कम लागत वाली है, अगर उसकी लागत कम आ रही है तो वो कीमत कम रखेगी, उत्पादन अधिक करके अधिक मात्रा उत्पादन की बेचेगी। हमने कहा जो अधिक लागत वाली फर्में हैं वो क्या करेंगी? वो तो कीमत उनका मजबूरी है अधिक रखना, और जब वो कीमत अधिक रखेंगी तो जो उपभोक्ता होगा वो कम लागत वाली फर्म की ओर आकर्षित होगा। और जब वो कम लागत वाली फर्म की ओर आकर्षित होगा फिर क्या होगा? फिर मजबूर होकर जो अधिक लागत वाली फर्में हैं वो कम लागत वाली फर्मों की कीमत को स्वीकार कर लेंगी। और जब कम लागत वाली फर्मों को स्वीकार कर लेंगी, कम लागत वाली फर्म की कीमत को स्वीकार कर लेंगी, तो क्या हो जाएगी? कीमत नेतृत्व की स्थिति आ जाएगी। कीमत नेतृत्व कौन कर रहा है? कम लागत वाली फर्म। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? बाजार। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको आप डायग्राम के रूप में, जब आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो वहां पे आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बना लिया। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस पर आप क्या दिखाते हैं? उत्पादन की मात्रा दिखाते हैं, या ऐसे दिखाइए, मात्रा दिखाइए। ठीक है। इस पे आप किसको दिखाते हैं? इस पे आप प्राइस दिखाते हैं, जिसको आप AR भी कहते हैं, MR, MG। इन चीज़ों को आप किस पे? वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। मान लीजिए कि दो फर्में हैं। कौन सी दो फर्में हैं? एक को A आप बोल रहे हैं, दूसरे को आप B बोल रहे हैं। A को क्या हम मान लेते हैं? A को मान लेते हैं कि कम लागत वाली फर्म है, और B क्या है? B अधिक लागत वाली फर्म है। यानी A को उत्पादन की लागत कम आ रही है, B को उत्पादन की लागत अधिक आ रही है। ऐसे में जो A के द्वारा जो कीमत निर्धारित होगी, जो B के द्वारा कीमत निर्धारित होगी, इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब आप इसको डायग्राम के रूप में या इसको दर्शाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बाजार का जो मांग वक्र है, जैसे मान लीजिए आपका ये बाजार का मांग वक्र है, जिसको आप किससे दिखाएंगे? D से दिखा रहे हैं। इसको A लिख देते हैं, AD से आप इसको दिखा रहे हैं। फिर हम ये मानेंगे कि दोनों ही फर्मों के लिए समान बाजार मांग वक्र है। ऐसे में जो दोनों फर्मों के लिए AR होगा वो एक ही रेखा होगी, यानी इसी को आप AR कहेंगे। दोनों फर्मों के लिए, चाहे वो फर्म A हो और चाहे B हो, समान बाजार मांग वक्र का वो कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनका जो AR रेखा होगी, जो उनकी आगम रेखा होगी, वो A से प्रेजेंट किया गया है, या इसको आप AR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे में आप क्या मानेंगे? जो उनकी MR रेखा होगी वो भी एक ही होगी। ये आपकी MR रेखा हो गई। अब देखिए, हमने कहा कि एक कम लागत वाली फर्म है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी MCA, वो क्या होगी? वो B वाले फर्म की मार्जिनल कॉस्ट से कम होगी। इसी तरह से जो एवरेज कॉस्ट होगा इसका A का,
ए वाली फर्म का, वो क्या होगी, बी वाले फर्म की एवरेज कॉस्ट से कम होगी। आइए इसमें देखते हैं। आपको क्या पता है, आपको पता है कि कोई भी फर्म कब संतुलन में होती है, जब उनका MR इज इक्वल टू MC के होता है, साथ ही साथ जो MC का जो स्लोप होता है, MC का जो स्लोप है, MC की जो ढाल है, वो क्या होती है, अधिक होती है किससे, MR के स्लोप से, MR के ढाल से। संतुलन की स्थिति होती है, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है फर्मों को। आइए, हमने बताया कि ये बाजार मांग वक्र है AR, हमने ये बताया कि ये फर्मों का मांग वक्र है AR, डी से जिसको दिखा रहे हैं, स्मॉल डी से दिखा रहे हैं, और हमने ये बताया कि जो फर्म की सीमांत आगम रेखा है वो MR है। हमने दो बातें की, हमने कहा A कम लागत वाली फर्म है, B अधिक लागत वाली फर्म है। फिर इसकी के साथ हमने ये बताया कि जो A को मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो कम आएगी B से, और साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट भी कम आएगी। आइए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ A, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ B, एवरेज कॉस्ट ऑफ A, एवरेज कॉस्ट ऑफ B बनाते हैं। देखिए, MR MC को नीचे से काटती है, ये आपकी कौन सी रेखा होगी, मान लीजिए ये MCA है, ठीक है, ये आपकी MCA है। अब हम क्या करेंगे, संतुलन का बिंदु देखिए यहां पर है, इस संतुलन बिंदु पर कितनी मात्रा का निर्धारण हो रहा है, इतनी मात्रा का निर्धारण हो रहा है। मान लीजिए इस मात्रा को हम क्या मान लेते हैं, QA मान लेते हैं। ऊपर इस लाइन को ले जाइए, यहां कहीं पे ये कीमत निर्धारित हुई, PA मान लीजिए इसको। हमने कहा कि ये MC किसका है, मार्जिनल कॉस्ट की रेखा किसकी है, A की है, MCA से हमने इसको प्रेजेंट किया। MCA MR को कहां पे काट रहा है, मान लीजिए बिंदु EA पर काट रहा है, EA पर काट रहा है, EA संतुलन का बिंदु हो गया। कितनी मात्रा बेच रही है वो, OQA की मात्रा बेच रही है। कीमत कितना रख रहा है वो, OPA के बराबर कीमत को रख रहा है। B के लिए देखते हैं, हालांकि इसमें AC भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए AC क्या हो जाएगा इसका, AC मान लीजिए ये है ACA। लागत कितनी आ रही, देखिए लागत अगर आप देखेंगे तो जहां ये इस रेखा को काट रही है इतना, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। कितना असमान लाभ हो रहा है, अगर आप इसको समझें तो AR मतलब कितना AC से अधिक है, कितना अधिक है, AC ये है आपकी और AR ये है, तो कुल असामान्य लाभ कितने के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर, इस पूरे के बराबर असामान्य लाभ होगा आपका, जो A फर्म को मिल रहा है। आइए फर्म B को देखते हैं, फर्म B किस तरह से रिएक्ट करेगी। B का जो सीमांत लागत वक्र है, हमने पहले ही कहा कि B का सीमांत लागत अधिक है, यानी वो A के सीमांत लागत वक्र से ऊपर होगी। मान लीजिए कहां पे है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा, मित्रों हमने आपसे कहा कि ये मार्जिनल कॉस्ट है A का, ये एवरेज कॉस्ट है A का, यानी ये सीमांत लागत रेखा है A की और ये औसत लागत रेखा है A की। जहाँ MC MR को काटता है वहाँ संतुलन का बिंदु EA प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आपने क्या देखा, जो कीमत निर्धारित हो रही है वो कितनी है, OPA के बराबर है, और जो मात्रा बेच रहा है वो किसके बराबर बेच रहा है, OQA के बराबर मात्रा को बेच रहा है। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि ये तो कम लागत वाली फर्म का सीमांत लागत रेखा थी और कम लागत वाली फर्म की जो है ये एवरेज कॉस्ट लाइन थी। अब आप क्या देखेंगे, अब आप जो अधिक लागत वाली फर्म है उसके एवरेज कॉस्ट को और उसके मार्जिनल कॉस्ट को बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं कि असमान लाभ कितना हो रहा है, इस यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, A को जो असमान लाभ प्राप्त हो रहा है, A को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है ना। कितना असमान लाभ प्राप्त हो रहा है, आप इसको कहेंगे कि ये CBA P0 के बराबर असमान लाभ A को प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला पूरा हिस्सा जो हमने कलर कर सेट कर रखा है, ठीक है, इसको हम इस शेडिंग को मिटा देते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। आइए MCB को जब आप बनाते हैं, MR को जहाँ स्पर्श करती है, मान लीजिए MR को कहाँ पे स्पर्श कर रही है, वो MCB रेखा यहाँ पे, ये आपकी MCB है। तो संतुलन का बिंदु कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे में जो कीमत निर्धारित होगी कितनी निर्धारित होगी, OQB कीमत कितनी निर्धारित होगी, PB के बराबर। OPB देखिए यहाँ से कीमत कितनी निर्धारित हो रही है, B का जो MC रेखा है, जो MC वक्र है, उसने कहाँ काटा, इसको EB बिंदु पर स्पर्श किया। किसको, MR को। MR = MC हो गया। और जब MR = MC हो गया तो क्या हुआ, कीमत कितनी निर्धारित हुई, OPB के बराबर। और वो मात्रा कितनी बेच रहा है, OQB के बराबर। मित्रों अब आप इसकी AC भी बना लीजिए। मान लीजिए जो इसकी AC रेखा है वो कहाँ पे है, उसकी AC रेखा मान लीजिए यहाँ पे है, ACB रेखा है। देखिए AC इसको कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। इस लाइन को मिला दीजिए, इसको आप इसमें भी पॉइंट का नाम रख दीजिए, इसको आप रख दीजिए EFG। कितना असमान लाभ इसको मिल रहा है, PBEFG के बराबर। यानी B को भी असमान लाभ मिल रहा है, B को भी असमान लाभ मिल रहा है। और कितना असमान लाभ मिल रहा है, PBE और FG के बराबर असमान लाभ मिल रहा है। अभी तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन यह स्थिति कुछ ही देर रहेगी। भाई अल्पाधिकार है, कुछ फर्मों के बीच में प्रतियोगिता हो रही है। ऐसे में जो उपभोक्ता होंगे किसके, बी के, क्योंकि उनकी लागत अधिक है, वो किसकी तरफ आएंगे, ए की तरफ, जिनकी लागतें कम है, जो कीमतें कम रख रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो बी फर्म क्या करेगी, बी फर्म ए फर्म को कीमत नेतृत्वकर्ता, प्राइस लीडर मान लेगी और उसी कीमत पर, यानी OPA कीमत पर ही जो फर्म ए निर्धारित कर रही थी, उसी कीमत पर उसी के बराबर मात्रा बेचेगी। यानी ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको OQ0 से दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा, OQA के दोगुने के बराबर होगा। यानी जो OQ0 है वो किसके बराबर है, 2OQA के बराबर है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है। हमने कहा कि दो फर्में हैं A और B। A की जो लागत है वो कम है, B की लागत अधिक है। A का सीमांत लागत कम होगा, A का औसत लागत कम होगा। जब हमने चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, उसमें हमने क्या बताया, उसमें हमने बताया कि एक AD रेखा है जो बाजार मांग वक्र को प्रदर्शित कर रही है। फिर हमने आपसे कहा, क्या कहा, हमने आपसे कहा कि दोनों ही फर्में समान बाजार मांग वक्र को पा रही हैं। ऐसे में जो उनकी AR रेखा होगी और जो MR रेखा होगी वो एक ही होगी। तो हमने उनकी AR रेखाएं और MR रेखा खींच दी। फिर हमने आपसे कहा कि आपने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट रेखा को खींचा किसके, A के, यानी ये MCA वक्र हो गया। MCA वक्र यानी A का जो सीमांत लागत वक्र है, जहां पर MR को काटेगा उसको हमने कहा ये बिंदु EA है, संतुलन की स्थिति में है यहाँ पर फर्म A। वहां पर उसने कितनी मात्रा का निर्धारण किया, OQA मात्रा का निर्धारण किया। और उसने कितनी कीमत निर्धारित की, OPA के बराबर कीमत निर्धारित की। हमने कहा कि जो लागत है, जो ये वाली लागत रेखा है, हमने इसको मिलाया, ये वाली लागत का BC को, ये इसकी एवरेज कॉस्ट थी किसकी, A फर्म की। हमने कहा कि वो इतने के बराबर CPA के बराबर क्या पा रही है, लाभ को प्राप्त कर रही है। पूरा हमने क्या देखा, हमने कहा असमान लाभ पूरा कितना है, ये प्रति वस्तु जो है सामान्य लाभ है, असमान लाभ है प्रति वस्तु, यानी CPA औसत लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। कुल असमान लाभ कितना है, हमने कहा कुल असमान लाभ आपका है CBAPA, यानी ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा। फिर हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा जो अधिक लागत वाली फर्म है उसके बारे में हमने बात की कि अगर हम उसका MCA वक्र, MCB, उसको हम अगर उसके सीमांत लागत वक्र को अगर हम MCB से व्यक्त करें तो ये आपकी MCB रेखा हो गई। अब ये MCB रेखा कहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है।
और जब ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है तो इसको हमने क्या मान लिया, ये संतुलन का ईबी बिंदु है। और संतुलन के ईबी बिंदु पर क्या होगा कि बी क्या करेगी, ओ क्यू बी मात्रा बेचेगी और ओ पी बी यानी ये कीमत रखेगी, ओ से लेकर पी बी यानी ओ पी बी कीमत को रखेगी। हमने आपसे मात्रा कितनी बेच रही है, वो ओ क्यू बी के बराबर। लेकिन हमने कहा चूंकि ये अल्पा अधिकार है, परस्पर निर्भरता है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो बी के उपभोक्ता होंगे वो ए की तरफ आकर्षित होंगे। कैसे, क्योंकि निकट स्थानापन्न वस्तु है, समरूप वस्तु है, तो ऐसे में जहां पर भी कीमत कम होगी आप वहां जाना पसंद करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, किसके पास चले जाएंगे, आप ए के पास जाने लगेंगे। तो बी फर्म क्या करेगी, बी फर्म मजबूर हो जाएगी और वो मजबूर होकर क्या करेगी, ओ पी ए कीमत को ही स्वीकार कर लेगी। ओ पी ए किसकी कीमत है, ए के द्वारा निर्धारित कीमत है। उसी कीमत को निर्धारित जो ए ने किया है उसी पर क्या करेगी, वो ए के ही बराबर मात्रा यानी ओ क्यू ए मात्रा का विक्रय करेगी। ऐसे में बाजार में कितना उत्पादन होगा भाई, ए भी क्या कर रहा है, ओ क्यू ए उत्पादन, बी भी क्या कर रहा है, ओ क्यू ए उत्पादन, दोनों का क्या हो गया 2 ओ क्यू ए उत्पादन। और कीमत कुल मात्रा को ओ क्यू जीरो से हम दिखा रहे हैं, यानी जो ओ क्यू जीरो है वो 2 क्यू ए के बराबर है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि जो कीमत है वो ओ पी ए है। ओ पी ए कौन निर्धारित कर रहा है, फर्म ए। देखिए इतनी बात तो हो गई, अब प्रश्न उठता है कि किसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है और किसको कम लाभ प्राप्त हो रहा है। देखिए अगर कि ओपीए कीमत है तो केवल ए फर्म ऐसी है, केवल ए फर्म ऐसी है ना, ए फर्म ऐसी है, एमसीए ए फर्म ऐसी है जो क्या कर रही है, अपने एमआर को एमसी के बराबर पा रही है ना, इसका एमआर एमसी के बराबर है। तो ऐसे में अधिकतम लाभ की स्थिति में फर्म कौन सी है, ए है। बी का एमआर एमसी के बराबर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमने कहा कि वो ओपीए को ही कीमत स्वीकार कर ले रही है। अगर वो ओपीबी के बराबर मूल्य प्राप्त करती तो वो क्या करती, अधिकतम लाभ की स्थिति में होती। लेकिन चूंकि बी फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रही है, ए फर्म को कीमत नेतृत्वकर्ता मान ले रही है, तो आप निष्कर्ष क्या देंगे, आप निष्कर्ष देंगे कि अल्पाधिकार बाजार में कलुषिव ओलिगोपोली के अंतर्गत यानी कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत नेतृत्व के कम लागत वाले मॉडल में जिस भी फर्म की लागत कम होती है वह अपने लाभ को अधिकतम करती है, जबकि जो कीमत स्वीकार करने वाली फर्म है उनके लाभ अधिकतम नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ए फर्म अधिकतम लाभ को प्राप्त करेगी और ए ही क्या है, नेतृत्वकर्ता फर्म है, ए ही वो फर्म है जिसकी लागत कम आ रही है, जबकि जो बी फर्म है उसकी लागत अधिक आने के कारण, उसका एमआर एमसी बराबर नहीं होने के कारण वह अधिकतम लाभ को नहीं प्राप्त करेगी। और इस तरह से कीमत नेतृत्व मॉडल में आपने आज कम लागत वाली कीमत नेतृत्व मॉडल को पढ़ लिया। ठीक है मित्रों, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कीमत नेतृत्व मॉडल के अंतर्गत ही जो प्रधान फर्म होती है उसकी स्थिति में, जब प्रधान फर्में होंगी उस स्थिति में बाकी फर्मों का या फिर प्रधान फर्म का किस तरह से कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण होगा, कौन सी फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में होगी और किस फर्म को सामान्य लाभ या हानि उठाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।